वेट कर इतना नहीं उधर बैठने में क्या दिक्कत है? दीवार मिल जाता है। कल क्या बताया फिर बताओ? सर्कल स्टार्ट कर दे। हाँ बोले थे कि एग्जाम से पहले सारा सर्कल पैराबोला। ठीक है, अभी बेसिक बता देते स्कूल आर्ट स्कूल है ना, एग्जाम में काम देगा। लेकिन अभी स्ट्रेट लाइन अभी पढ़ाएंगे, खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अभी सम्स भी नहीं बताए, अभी मतलब 20% पढ़ाएं। 20% स्ट्रेट लाइन 20% हुआ है। एग्जाम के बाद आपको बोले ना मार्च में हम क्लास कराएंगे, ये कंप्लीट जैसे होगा ना आप लोग का, इधर वाला जैसे खत्म होगा ये क्लास रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअस चलते रहेगा। ठीक है, ये क्लास रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा। अभी आपको एग्जाम के लिए हम पढ़ा दे रहे हैं, आपका एग्जाम है इसलिए। ठीक है, ये छोटा छोटा है, अब इतना से नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन अभी हम 20% पढ़ाए, 80% स्ट्रेट लाइन बचा हुआ है। तो सोच लो 20% में भी कितना पढ़ा दिया। ठीक है, तो अभी एग्जाम के लिए हम बता रहे हैं आरडीसमा बना लेंगे, आरडीसमा बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आरडीसमा भी बना सकते हैं। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर्कल स्टार्ट कर देते हैं, आज सर्कल पढ़ा देते हैं, आज हम बता देते हैं, थ्योरी भी समझा देते हैं। ठीक है, एकदम प्योर स्कूल के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर सर्कल में भी हम तुमको बोले हैं, सर्कल में ऐसा नहीं है 20-22 घंटा थ्योरी में रहेगा। अभी हम आधा घंटा में साफ कर रहे हैं स्कूल के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, एक कोनिक सेक्शन बता देंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये 25-26 तारीख तक हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए पढ़ा देंगे। फिर आपको लगता है कि डीप पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, पढ़ाएंगे ही, अपना क्लास करते रहो, जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ाते रहेंगे। चलो ठीक है, देखिए सर्कल देखो क्या होता है। सर्कल क्या होता है बताओ? सर्कल में 2 क्लास लगेगा, आज थ्योरी बताएगा, ऐसा नहीं कि एक क्लास में सवाल भी बताना पड़ेगा, आप बना लेंगे लेकिन बन जाएगा। सर्कल को डिफाइन कर सकते हो क्या? सर्कल एक पाथ है ना, सर्कल क्या है, एक पाथ है। ठीक है, और वो पाथ जो है एक फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या है ना इक्वल डिस्टेंस होता है। तो आप लिख सकते हैं सर्कल इज ए पाथ ट्रेस्ड आउट बाय ए मूविंग पॉइंट। लिखते सर्कल इज ए पाथ, सर्कल इज ए पाथ ट्रेस्ड आउट बाय ए मूविंग पॉइंट। सर्कल इज ए पाथ लिखते हैं ना, लिखते हैं सर्कल इज ए पाथ। ठीक है बेटा, ट्रेस्ड आउट, ट्रेस्ड अंग्रेजी खराब है ना, ट्रेस्ड। ठीक है, आउट बाय ए मूविंग पॉइंट। बेसिकली लोकस हम लोग किसी मूविंग पॉइंट का ही निकालते हैं। ठीक है, तो सर्कल इज ए पाथ ट्रेस्ड आउट बाय ए मूविंग पॉइंट whose distance from a fixed point, whose distance from a fixed point, ठीक है, whose distance from a fixed point। आप कुछ बोल रहे हो क्या बेटा? क्या बोल रहे हो बेटा? बोलो बोलो। वेटिंग में, अच्छा अच्छा वेटिंग में है। ठीक है, ठीक, क्या लिखे बेटा? सर्कल इज ए पाथ ट्रेस्ड आउट बाय ए मूविंग पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या कहता है सुनिएगा, अपने पास एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है ना, अपने पास एक फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इस सिचुएशन में जो पाथ की ट्रेस्ट होगा ना वो आपका सर्कल कहलाएगा, एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। लिखिएगा, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड
सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सेंटर ऑफ सर्कल। एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड, एंड कांस्टेंट डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आपका आएगा इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। सुनिएगा ध्यान से, ये डिफिनीशन है ना सर्कल का। देखिए लोकस के बारे में थोड़ा सा हम समझा देते हैं। लोकस में कुछ होता नहीं, ठीक है। आप समझिए कभी भी लोकस की बात होगी तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा एक मूविंग पॉइंट। समझ में आ रहा है ना? जब भी सवाल में लोकस वर्ड यूज हो गया, जब भी आपको लोकस की बात हो गई तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा हमारे पास एक मूविंग पॉइंट, और वो मूविंग पॉइंट कुछ और नहीं होता है, एक्स वाई होता है। इनिशियली उसको एक्स वाई नहीं माना जाता है, इनिशियली उसको एच के अल्फा बीटा कुछ लिखते हैं, और लास्टली फाइनल जब रिजल्ट हम बनाते हैं तो वहाँ पे अगर एच के हम मूविंग पॉइंट लिए तो एच को एक्स लिखते हैं और के को वाई लिखते हैं, आफ्टर जनरलाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, दूसरा स्टेप में क्या करना होता है, आपको देखना है कि उस मूविंग पॉइंट के साथ सवाल में ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को आपको अप्लाई करना है। क्योंकि जब तक कंडीशन नहीं दिया रहेगा, ज्योमेट्रिकल कंडीशन नहीं दिया रहेगा, आप पाथ बना नहीं सकते। तो आपके पास क्या है, एक मूविंग पॉइंट है। तो मान लिया एक मूविंग पॉइंट हमारे पास P है, x, y। अब ये मूविंग पॉइंट है तो ये कार्टेशियन सिस्टम में कहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट का पोजीशन चेंज हो रहा है, बट क्या कहता है, इस पॉइंट का कंडीशन क्या है, इसके साथ ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या क्रिएट हुआ, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट, दैट मीन्स वो पॉइंट का पोजीशन फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो मान लिया वो पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास है अल्फा कॉमा बीटा। समझ में आ रहा है? मान लिया इस पॉइंट का नाम हमने सी दे दिया। अब सी का तो पोजीशन फिक्स है, आप पी को तुम कहीं भी रखो, तुम पी यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, पी से सी की दूरी हमेशा हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। बस वही दोनों। तो उस सिचुएशन में पी के द्वारा जो पाथ क्रिएट होगा ना, उस सिचुएशन में पी के द्वारा जो पाथ क्रिएट होगा ना, ये समझ में आ रहा है? अब देखो क्या है ना, ये पी कभी ये भी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, बट इसके सर्कमफ्रेंस पे ही दिखेगा आपको। बट हर एक सिचुएशन में सी से पी की दूरी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और वो इक्वल दूरी सपोज हम आर मानते हैं ना, वो इक्वल दूरी हम आर मानते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या मानते हैं, आर मानते हैं। तो ये बेसिकली आर आपका रेडियस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये आर क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस, और सी आपका क्या हो जाएगा, सिंगल, ठीक है। रेडियस स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। पॉइंट्स हमेशा कैपिटल में और उसके वैल्यू को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेट अगर लिखना है या वैल्यू कभी लिखना है तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। और पॉइंट्स की बात होती है तो हमेशा कैसे लिखते हैं, कैपिटल में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सीपी बराबर क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ। ज्योमेट्रिकल कंडीशन तो ही। अब आपको लगता नहीं है डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं आप यहाँ से, सीपी डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। सी का कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, पी का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, क्या होगा डिस्टेंस, अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या आएगा बेटा, आर आएगा। क्या सोचिए, बोलिए। स्क्वायरिंग करता हूँ, तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बेटा, देखिए आर स्क्वायर। So this is called a standard equation of circle having center alpha beta and radius r. समझ में आ रहा है क्या? तो इसको हम लोग बोलेंगे, लिखिएगा, this is called a standard equation of circle, a standard equation of circle having center alpha comma beta and radius r. रेडियस क्या है, लिख लीजिए। मतलब इस फार्मूला को आप कब अप्लाई कीजिएगा बताइए। इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए आपको अल्फा पता होना चाहिए, बीटा पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। अगर आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है और रेडियस पता है तो आप इस फार्मूला की हेल्प से सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसमें जो है ना, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ध्यान से सुनना, अगर अल्फा और बीटा को हम फिक्स बना देते हैं,
अल्फा और बीटा को हम फिक्स बना देते हैं और बना देते हैं 0,0, ठीक है। तो लेट अल्फा कॉमा बीटा बराबर हम मान लेते हैं 0,0, मतलब सेंटर को हम क्या बना रहे हैं, ऑरिजिन बनाते हैं, सेंटर को हम ऑरिजिन बनाते हैं। तब आपका इक्वेशन का सर्कल क्या आ जाएगा, ये तो 0 आ गया तो x स्क्वायर दिख जाएगा, ये 0 हो गया तो y स्क्वायर दिख जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल। दुनिया का जो सबसे छोटा सर्कल का इक्वेशन होता है यही होता है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल। बस में रहो, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल, दुनिया का सबसे खूबसूरत सर्कल, ठीक है। कोई भी स्टैंडर्ड रिजल्ट जब हम डेराइव करेंगे तो हम इसी सर्कल पे डेराइव करेंगे, जिससे कैलकुलेशन पार्ट हमारा क्या होगा, इजी, ठीक है। ये सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल, एकदम अभी हम स्कूल के लिए पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। हैविंग सेंटर, सेंटर क्या है बताओ, ऑरिजिन 0, एंड रेडियस क्या है बताओ, r। तो अगर मान लेते हैं किसी सर्कल का इक्वेशन निकालना है, सेंटर 2, 3 दिया है, रेडियस 4 दिया है, तो आप क्या आराम से इक्वेशन लिख सकते हो क्या। एक सवाल सिंपल सा बनाओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर, ये हलवा टाइप का ऐसा सवाल कहीं आता नहीं है, बट ये बना के खुश हो जाते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 2,3, हैविंग सेंटर 2,3 एंड रेडियस 4 यूनिट, रेडियस क्या बोला मैंने, 4 यूनिट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 2,3 एंड रेडियस 4 यूनिट। सेंटर है 2,3 एंड रेडियस 4 है, सेंटर है 2,3 और रेडियस 4 है। सुनना, क्या आप निकाल सकते हो सर्कल का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बताइए। इक्वेशन ऑफ सर्कल आप फार्मूला जानते हैं, नहीं क्या होता है फार्मूला, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये फार्मूला कब लगाना है, जब आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है और रेडियस पता है, समझ में आ रहा है क्या। तो आपको दिख रहा है, चमक रहा है, अल्फा कितने के बराबर है 2, बीटा कितने के बराबर दिया हुआ है 3, समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे पटक दो और r का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आएगा क्या। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से आएगा y स्क्वायर, यहाँ से आएगा -4x, यहाँ से आएगा -6y, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 9, 13 बराबर 16, ठीक है। जल्दी रीड कर दिए भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ठीक है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x -6y और -3 बराबर 0, ये आएगा क्या सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। ये तो एकदम सीधा सीधा सवाल है, ठीक है, एकदम फटी टाइप का है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये काम वाली चीज है, ये बहुत काम का चीज है। तुम बताओ, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है इसमें कितने अननोन्स हैं। मैंने तुमको पहले ही बताया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई अननोन्स नहीं होता है, एक्स वाई कभी अननोन्स नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई नहीं होगा तो फिर लोकस बनेगा ही नहीं। तो एक्स वाई के अलावा उस इक्वेशन में कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं जिस पे वो रिजल्ट डिपेंड कर रहा है, कितने ऐसे क्वांटिटी, अल्फा बीटा और आर। इसका मतलब कितना अननोन्स है बताओ, 3। अब 3 अननोन निकालने के लिए आपको कितनी इक्वेशन की जरूरत होगी, 3 इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन के लिए 3 ज्योमेट्रिकल कंडीशन चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि 3 अलजेब्रिक इक्वेशन आएगा तभी अल्फा बीटा आर निकलेगा, और अल्फा बीटा आर निकालने के लिए 3 अलजेब्रिक इक्वेशन चाहिए। 3 अलजेब्रिक इक्वेशन कब आएगा, जब हमारे पास 3 ज्योमेट्रिकल कंडीशंस हो, यानी कि कोई भी यूनिक सर्कल, दैट इज फिक्स सर्कल, कितने ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा बताओ, 3। अगर आपके पास सर्कल में 3 ज्योमेट्रिकल कंडीशन आ गया तो वो सर्कल फिक्स होगा, और 3 अगर सवाल में नहीं गिवन है, अगर 1 दिया है या 2 दिया है, तो वो सर्कल हमेशा हमेशा क्या होगा,
वेरिएबल सर्कल, उसके पोजीशन को आप फिक्स नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है क्या? तो लिखोगे नोट में, फॉर ए फिक्स सर्कल दे आर ऑलवेज गिवन 3 ज्योमेट्रिकल कंडीशन। फॉर ए फिक्स सर्कल दे आर ऑलवेज गिवन 3 ज्योमेट्रिकल कंडीशन। आप कोई भी सवाल देखेंगे, सर्कल अगर फिक्स बनाना होगा तो आपको 3 कंडीशन दिया ही रहेगा। फॉर ए फिक्स सर्कल दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, क्या दे आर ऑलवेज गिवन 3 ज्योमेट्रिकल कंडीशन। दे आर ऑलवेज गिवन 3 ज्योमेट्रिकल कंडीशन, वो दिया ही रहेगा। एक फिक्स सर्कल के लिए 3 कंडीशन देना जरूरी है, नहीं तो फिक्स सर्कल फिक्स नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा अब थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब तुमको दिख रहा है ना, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन का सर्कल देखो, ये गारंटेड सर्कल का इक्वेशन है, ये तो सर्कल का डेफिनेशन से नहीं लिखा है सर्कल। तो इस इक्वेशन में खास बात क्या हो रहा है, देखो ये 2 डिग्री का टर्म है, समझ में आ रहा है क्या? अभी जैसे तुमको हम पूछते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, तो तुम पटकनी क्या जवाब देता है, ax + by + c बराबर। तो उसी तरह से आप एक जनरल इक्वेशन ऑफ, हम लोग देखेंगे सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो। तो सुनो, सर्कल के इक्वेशन में क्या टर्म है, सर्कल के इक्वेशन में टर्म है क्या, x² y² x टर्म y टर्म और कांस्टेंट। ये सर्कल का इक्वेशन है ना, और ये सेकंड डिग्री का इक्वेशन है ना। और इस सेकंड डिग्री इक्वेशन में क्या क्या हमको दिख रहा है, x² टर्म दिख रहा है, y² टर्म दिख रहा है, x टर्म दिख रहा है, y टर्म दिख रहा है और कांस्टेंट दिख रहा है। यानी कि दुनिया में इस सर्कल के कोई भी इक्वेशन अगर हो जाए तो वो पक्का सर्कल होगा क्या? क्या वो पक्का सर्कल होगा क्या, बताओ? तो इस तरह का इस सर्कल का इक्वेशन हम लिखते हैं ऐसा, इस तरह का सर्कल का इक्वेशन हम लिखते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि इक्वेशन सेकंड डिग्री का ऐसा इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्या? अब तुमको लगता नहीं ये इक्वेशन सिमेट्रिक इक्वेशन है कि 2gx? अरे पहले समझो ना, अरे ये ढांचे में कोई अंतर नहीं। इस ढांचे में x² y² है, x है y है कांस्टेंट। यहाँ क्या दिख रहा है, x² y² दिख रहा है तुमको, x दिख रहा है, y दिख रहा है और कांस्टेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये वाली जो ढांचा है इसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये सर्कल ही क्यों है, प्रूफ हो जाएगा तुरंत। ठीक है, ये तो आदमी देख के बता सकता है, रिलेट कर सकता है। अब ध्यान से देखना, इसको हम लोग बोलते हैं लिखना जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तुमसे कोई पूछे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल तो बताना, जब सेंटर पता हो रेडियस पता हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लगाना है। अब जब सेंटर रेडियस नहीं पता है तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, जनरल। अगर आपसे कोई पूछे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ बेटा, तो आप बताना x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। समझ में आ रहा बात क्या? इसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, याद रखना। अब ये सर्कल है तो इसमें कुछ सेंटर होगा, कुछ रेडियस होगा। तो इसका सेंटर जो होता है, वो होता है -g, -a। सेंटर होता है -g, -a। सेंटर क्या होता है, -g, -a। सुनना, ठीक है। और रेडियस क्या होता है, रेडियस ये होता है √g² + f² - c। ये इसका होता है रेडियस। अगर सर्कल का इक्वेशन ये है तो सेंटर होगा -g, -a और रेडियस होगा √g² + f² - c। समझ में आ रहा है क्या, बोलो। अब हम बात करेंगे कि ये सर्कल का इक्वेशन क्या हुआ, ये तो यहां से हमको दिक्कत समझ में आ रहा है, ठीक है। बट इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं हमको। और यही पॉइंट मैंने सेंटर क्यों बोला और दिस मच क्वांटिटी को रेडियस मैंने क्यों बोला, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन तो गारंटेड दिख रहा है आपको, इस सर्कल है जिसका सेंटर अल्फा बीटा है और रेडियस r, क्या दिख रहा है। तो अगर मैं यही ढांचा इस इक्वेशन में डेवलप कर दूं तो मैं अल्फा और बीटा को मैं सेंटर के बारे में बोल सकता हूं। अल्फा बीटा जो आएगा वो सेंटर बन जाएगा और ये r का जो वैल्यू आएगा वो रेडियस बन जाएगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल उसमें क्या दिख रहा है, ये सर्कल परफेक्ट स्क्वायर एक्स में है,
ये सर्कल परफेक्ट स्क्वायर वाई में क्या चमक रहा है तुमको? ये एक्स में परफेक्ट स्क्वायर है और ये वाई में परफेक्ट स्क्वायर। ये लीनियर है ना, लीनियर इन एक्स है, ठीक है। ये लीनियर इन वाई है, ये वाई में लीनियर है 1 डिग्री का, ये एक्स में 1 डिग्री का लीनियर है, ठीक है, 1 डिग्री का टर्म। अब क्या है ना, एक्स में लीनियर बना के उसको परफेक्ट स्क्वायर करना है। मतलब क्या करना है, आपको एक टर्म बनाना है एक्स में परफेक्ट स्क्वायर और एक टर्म बनाना है वाई में परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो जरा इसको तुम देखो, जरा इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे तो आएगा क्या? यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, प्लस हम जी स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये चमक रहा है तुमको एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर आ जाएगा। बोलो यस सर। अच्छा, यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर लिखा मैंने और 2fy लिखा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एफ स्क्वायर मैंने जोड़ा, तो क्या अब लग रहा है ये वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, लेफ्ट साइड सी दिख रहा है तो सी लिखा मैंने। जब मैंने लेफ्ट साइड एक्स्ट्रा जोड़ा है जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर, तो बैलेंस करने के लिए राइट साइड भी उतना जोड़ेंगे यस तभी तो बैलेंस होगा। तो लेफ्ट साइड हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, तो राइट साइड भी इतना वैल्यू जोड़ दो, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दिख रहा है क्या? बताओ बोलो। अब ये क्या बन रहा है बताओ, x प्लस जी का होल स्क्वायर बन रहा है क्या? और ये y प्लस एफ का होल स्क्वायर बन रहा है क्या? बराबर क्या हो रहा है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बन रहा है क्या? बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अभी क्या आपको क्या होना चाहिए, अभी बेसिकली क्या है ना, ये देखो डिस्टेंस फार्मूला भी क्या होता है, चेंज इन एक्स का डिफरेंस का स्क्वायर होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ये सकल डिफरेंस लग रहा है क्या? नहीं, बीच में प्लस आ रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ, एक्स माइनस ऑफ माइनस जी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वाई माइनस ऑफ माइनस एफ का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? बोलो बोलो, लिख सकता हूं। इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर आएगा क्या? बोलो। अब तुमको लगता नहीं है कि ये x कॉमा y एक मूविंग पॉइंट है और माइनस जी कॉमा माइनस एफ एक फिक्स पॉइंट है, जिसका डिस्टेंस जो है ये वाली क्वांटिटी है। यहां से ये तस्वीर क्या कर रहा है, एक्स वाई का डिस्टेंस माइनस जी और माइनस एफ से कितना दिख रहा है, दिस मच क्वांटिटी है ना। अच्छा, अगर आपको ये कांस्टेंट प्रूफ होना चाहिए, तो जी अगर फिक्स है, एफ फिक्स है और सी फिक्स है, तो ये आइटम कांस्टेंट है। बस वही में आ रहा है क्या, ये आइटम क्या कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या बन रहा है, एक्स वाई का डिस्टेंस कहां से, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, वो किसके बराबर आ रहा है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि माइनस जी और माइनस एफ क्या बन रहा है, उसका सिंपल बन रहा है नहीं बन रहा है, और रेडियस क्या बन रहा है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। या अगर उतना नहीं बुझाता तो आप इस इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, एक्स की जगह एक्स दिख रहा है, माइनस की जगह माइनस दिख रहा है, अल्फा की जगह क्या दिख रहा है, माइनस, बीटा की जगह क्या दिख रहा है, माइनस, आर की जगह क्या दिख रहा है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, नहीं दिख रहा है क्या बताओ, समझ में आ रहा है, समझ रहा है, लिख लो, सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। अब इसमें कुछ ध्यान से सुनना, इसमें नेचर ऑफ सर्कल हम देख लेते हैं। नेचर ऑफ सर्कल में क्या हो जाएगा, ये तो तुमको पता है कि ये क्वांटिटी रूट के अंदर है, और तुमको इतना तो जरूर पता है कि रूट के अंदर का क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो जाएगा तो रूट का आउटपुट क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो रेडियस जो इमेजिनरी आएगा तो तुम सर्कल को प्लॉट कर पाओगे क्या, समझ लो, आप किस सर्कल को प्लॉट कर सकते हैं, इसका रेडियस पॉजिटिव, रेडियस क्या होगा, सॉरी रेडियस रियल होगा, रेडियस क्या होगा, तो आपको समझ में आ रहा है क्या, ये क्वांटिटी 3 शक्ल का हो सकता है, ये क्वांटिटी 3 शक्ल का हो सकता है। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो रूट के अंदर का वैल्यू प्लस, और रूट के अंदर का वैल्यू प्लस, तो आउटपुट क्या मिलेगा, रियल मिलेगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 से ज्यादा हो गया तो आपका क्या बनेगा, रियल सर्कल बनेगा। समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन
रियल सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा? जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 से ज्यादा हो। अच्छा, अगर ये क्वांटिटी 0 के बराबर हो गया तो रूट 0 कितना हो जाएगा? रूट 0 0 आ जाएगा। तो रेडियस 0 हो गया तो सर्कल क्या बन जाएगा? पॉइंट। तो ये इक्वेशन पॉइंट सर्कल कब बन जाएगा बताओ? जब अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 हो जाएगा, रेडियस 0। और ये आइटम अगर नेगेटिव हो गया तो रूट का वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगा, तो सर्कल आपका कैसा बनेगा? इमेजिनरी। दैट मीन नो रियल सर्कल टू बी ड्रॉन। तो ये इक्वेशन रियल सर्कल कब नहीं बनेगा बताओ? जब रेडियस मतलब ये वाली क्वांटिटी रूट के अंदर वाली सर्कल नेगेटिव। रियल सर्कल बनने के लिए पॉजिटिव और जीरो सर्कल पॉइंट सर्कल बनने के लिए जीरो आ जाएगा। समझ में आ रहा क्या? तो लिख लो। क्या लिखोगे बताओ? इसी में लिखो, इसी में आगे बढ़ा लो, है ना। कंडीशन फॉर रियल सर्कल क्या हो जाएगा बताओ? रियल सर्कल बनने का कंडीशन क्या हो गया? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर दैन 0। ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? रियल सर्कल बनने के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है क्या? अच्छा, कंडीशन फॉर पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल के लिए कंडीशन क्या होगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0। ठीक है क्या? जी और एक्स ओरिजिन रेडियस नहीं होगा। ठीक है, तब अल्फा बीटा उसी पॉइंट पे लाएंगे। एक्स वाई वही मतलब पॉइंट सर्कल बन जाए। देखो, कंडीशन फॉर इमेजिनरी सर्कल या बोल सकते हो नॉट रियल। कंडीशन फॉर इमेजिनरी सर्कल क्या आ जाएगा? If g square plus m square minus c is less than 0. क्या होगा कंडीशन फॉर इमेजिनरी सर्कल? If g square plus m square minus c is less than 0. जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन, ये कंडीशन हो जाएगा। बट ये सारा काम कौन सा इक्वेशन में काम करेगा? ये वाली इक्वेशन पे काम होगा, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा बात? अब सुनना, अभी हम तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जैसे हम लोग 1 डिग्री का इक्वेशन लिखते हैं ना, जनरल इक्वेशन, तो हम पट्टादरी बोल देते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। उसी तरह से एक सेकंड डिग्री का इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जैसे 1 डिग्री का इक्वेशन लिखते हो तो क्या होता है? पहले जितना भी 1 डिग्री का टर्म है वो पहले लिखते हो, फिर 1 डिग्री वाली इक्वेशन में 2 ही टर्म आता है, 1 डिग्री वाली सर्कल और 0 डिग्री वाली सर्कल। तो पहले 1 डिग्री वाली जितनी सर्कल होता है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद 0 डिग्री वाली लिखते हैं ना, x वाली टर्म लिखते हैं, y वाली टर्म लिखते हैं, कांस्टेंट। तो अगर मैं 2 डिग्री का इक्वेशन x y में बोलूं तो पहले आप क्या करेंगे? 2 डिग्री का जितना भी पॉसिबल सर्कल होगा वो लिखोगे, फिर 1 डिग्री वाली सर्कल लिखोगे और फिर 0 डिग्री वाली। समझ में आ रहा बात? तो अब सोचो, अगर 2 डिग्री का इक्वेशन बनाना है x y में, तो 2 डिग्री के क्या क्या पॉसिबल टर्म हो सकते हैं? 2 डिग्री का एक टर्म होगा x स्क्वायर, एक टर्म होगा y स्क्वायर, एक और टर्म होगा 2 डिग्री का x y, एक और एक मिलकर के 2 टर्म होते हैं। तो 2 डिग्री का इक्वेशन में 2 डिग्री का ये 3 टर्म होगा, x स्क्वायर टर्म, y स्क्वायर टर्म और x वाई टर्म। अब फिर 1 डिग्री वाली टर्म, तो x वाली टर्म, y वाली टर्म 1 डिग्री का ही होगा। अब फिर इसमें आ जाएगा कांस्टेंट। तो कहने का मतलब ये सारे टर्म का जो कलेक्शन से जो इक्वेशन दिखेगा ना, वो 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन दिखेगा। समझ में आ बात? तो 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन में कौन कौन सा टर्म आएगा मेरे को? एक तो आएगा x स्क्वायर, एक आएगा y स्क्वायर, एक आएगा x y, एक आएगा x टर्म, एक आएगा y टर्म, एक आएगा कांस्टेंट। अब कोई x स्क्वायर टर्म है तो उसका कोफिशिएंट कसम खा लिया कि 1 ही होगा। कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकती है, तो सब में कुछ ना कुछ तो कोफिशिएंट डालेंगे ही डालेंगे। तो मैंने यहाँ a डाल दिया, यहाँ b डाल दिया, यहाँ h डाल दिया 2h, यहाँ 2g डाल दिया, यहाँ 2f डाल दिया। अब 2g 2h क्यों डाल रहे समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा आसान बनाने के लिए। और ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सुनना ध्यान से। तो लिखो
ये जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है, प्लस by स्क्वायर, ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx, सुनना आवाज नहीं करो, प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। दिस इक्वेशन इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अगर तुमसे कोई पूछे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होता है, मुंह फाड़ के ये बताओगे, कुछ और बताओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 2hxy कैलकुलेशन आसान होता है एलओडी करने में, ठीक है, hxy भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन आसान होता है, स्टैंडर्ड होता है। ये है बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। देखो होता क्या है, अगर xy का कोफिशिएंट इवन कोई हो गया, xy का कोफिशिएंट अगर इवन हो गया, समझ लो, तो ये वाली सर्कल h क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, इसके ऐसा लिखो। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y, इन x एंड x और y में सेकंड डिग्री का इक्वेशन होता है, ये सुन रहे हो ना। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही इक्वेशन जो है ना आपकी पूरी सिलेबस में जो जो पढ़ना है आपको, लाइन पढ़ना, लाइन में भी और पढ़ना है, लाइन में एक पढ़ना होता है पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस में क्या होता है ना, एक पॉइंट से दो लाइन हम ज्वाइन करते हैं, दो लाइन का इकट्ठा इक्वेशन लिखते हैं। दो लाइन जैसे आप देखो, सुनो, एक लाइन x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, एक x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने से तुमको 2 डिग्री का इक्वेशन नहीं दिखेगा? अरे x गुना होगा x स्क्वायर, y गुना होगा y स्क्वायर, x y वाली में टर्म आएगा, x y वाला x y से गुना होगा, फिर x वाली टर्म भी आएगा, है ना। तो ये इक्वेशन से आपको ना सारा को नहीं पढ़ना है, यही इक्वेशन दो लाइन भी रिप्रेजेंट करता है, बट वो दो लाइन होता है ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन, जिसको बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो भी टॉपिक है आपका, स्कूलिंग सिलेबस में नहीं है, जेई में है, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लो। स्कूलिंग सिलेबस से कभी से हटा दिया, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं फैमिली ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस, लाइंस में अंतर ही नहीं समझ पाते, सारा अलग अलग है, फैमिली ऑफ लाइंस अलग है, ठीक है। अच्छा सुन ध्यान, ये इक्वेशन मतलब आपको लाइन भी बताएगा, सर्कल भी बताएगा, पैराबोला भी बताएगा, एलिप्स भी बताएगा, हाइपरबोला भी बताएगा, सारा यही इक्वेशन बताएगा। मतलब आपके सिलेबस में जो भी कोनिक पढ़ना है वो सारा इसी इक्वेशन से दिखेगा। तो अब हम लोग स्टेप बाय सीखेंगे। मतलब अगर कोई 2 डिग्री का इक्वेशन दे दिया तो मैं देख के कैसे बता दूंगा कि वो पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। 2 डिग्री का कोई इक्वेशन लिखा हुआ है तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये सर्कल है। सर्कल बोलेगा कोई तब पहचानेंगे, बच्चा पूरा पढ़ लेता है सर्कल और पहचान नहीं पाता इक्वेशन, तो पहले आपको इक्वेशन पहचान में आना चाहिए। अगर कोई 2 डिग्री का इक्वेशन लिखा है तो वो पैराबोला का इक्वेशन है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो जैसे इसे हम पढ़ेंगे वो देखते जाएंगे। अब सुनना, जैसे तुम एक क्वाड्रेटिक पढ़ता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, याद है कुछ? इसमें एक टर्म होता था डिस्क्रिमिनेंट d, जिसको बोलते थे b स्क्वायर माइनस 4x, इसको बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट ना, b स्क्वायर माइनस 4x, समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से इस सेकंड डिग्री का इक्वेशन का भी एक डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, और इसको याद रखना जरूरी, ठीक है। सेकंड डिग्री इक्वेशन का अगर तुमसे कोई पूछे सेकंड डिग्री कोनिक, इसका जनरल नाम है, दिस इज आल्सो नोन एज सेकंड डिग्री कोनिक, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कोनिक। इसका एक और नाम है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कोनिक। समझ में आ रहा है क्या? सेकंड डिग्री कोनिक लिख लेगा। मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ सुनना, अगर मैंने बोला जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री बोलो तो यही बताना, मैं बोला कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कोनिक बताओ तो फिर ये बताओ, ठीक है। इसमें एक टर्म होता है डेल्टा, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसका वैल्यू होता है, याद रखना तुम, डेल्टा बराबर होता है abc प्लस 2fgh माइनस f स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर और माइनस ch स्क्वायर। अब इसमें से abc प्लांट वैकेंस हम निकाल सकते हैं। a कहाँ से निकालेंगे बताओ? x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा,
b क्या होगा y स्क्वायर का कोफिशिएंट, h क्या होगा xy का कोफिशिएंट में आएगा, xy का जो कोफिशिएंट होगा 2h होगा, ठीक है। हम निकाल के भी बता देंगे, सुन लो पहले। ये डेल्टा होता है, इसको याद रखना, ठीक है। डेल्टा का एक और वैल्यू हम डिटरमिनेंट फॉर्म में भी बोलते हैं, बट डिटरमिनेंट आपको सॉल्व नहीं करने आता इसलिए वो नहीं बताते हैं। ऐसे याद रखिएगा, डेल्टा होता है ये AHG HBF GFC। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अगर किसी को डिटरमिनेंट आता है तो ये इतना बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके जगह पे ये लिखेगा, इसको सॉल्व करके ला सकते हो। ऐसे अभी तुम याद रखना। ऐसे देखो डिटरमिनेंट में याद रखना बड़ा आसान है। एक देखो बहुत बढ़िया चीज बताते थे, कहानी सुन लो। ए मतलब ऑल, एच मतलब हॉस्टल, जी मतलब गर्ल्स, ऑल हॉस्टल गर्ल्स, सबका फर्स्ट लेटर। एच हैविंग, बी बॉय, एफ मतलब फ्रेंड, हैविंग बॉयफ्रेंड, जी मतलब गो, एफ मतलब फॉर, सी मतलब सिनेमा। गो फॉर काय हाथ हो जाएगा ऐसे हमारे पास बहुत ही बताते नहीं है। राज बोल रहा है 1 सेकंड अब तुम लिखना नहीं है क्या? चलो ठीक है, सुनो ये रिजल्ट याद रखना, ठीक है। सुनना, सुनो ध्यान से सुना। ये अगर ये डेल्टा का वैल्यू, अगर ये डेल्टा का वैल्यू, समझ लो बात को, अगर ये डेल्टा का वैल्यू 0 हो गया तो फिर वो सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस होता है। नोट में लिखना, इफ डेल्टा बराबर 0, डेल्टा बराबर 0, डेल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? डिस्क्रिमिनेंट। इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। नोट में लिखना, इफ डेल्टा बराबर 0 देन सेकंड डिग्री कोनिक लिखना, देन सेकंड डिग्री कोनिक। सेकंड डिग्री कोनिक मतलब मार्क चमक रहा है ना तुमको, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। देन सेकंड डिग्री कोनिक, डिग्री कोनिक रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ लाइंस। तो फिर ये सर्कल प्लान ढकान झोल फाक भी बताएगा, ये जो भी बताएगा वो पेयर ऑफ लाइंस हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, जी क्या होता है, प्लान क्या होता है, ढकान क्या होता है, समझ लो। अब इसे मान लिया 2x² + 3y² + 7xy + 9x + 8y + 3 बराबर 0। अब तुमसे पूछेगा ये इक्वेशन में बताओ ए क्या है, बी क्या है। ए स्टैंडर्ड x² होता है का कोफिशिएंट, तो ए क्या चमक रहा है बताओ। y स्क्वायर का कोफिशिएंट b होता है, तो b क्या चमक रहा है तुमको बताओ 3। अच्छा xy का कोफिशिएंट को 2h बोलते हैं, तो 2h का वैल्यू 7 है, तो h कितना हो जाएगा 7/2। अरे 2h नमूना याद रखो ना, xy का कोफिशिएंट 2h होता है, g का कोफिशिएंट सॉरी x का 2g और y का 2h। तो यहाँ xy का कोफिशिएंट क्या है 7, xy का कोफिशिएंट को हमेशा 2h से इक्वेट करना, तो 2h अगर 7 है तो h कितना हो जाएगा 7/2। बोलो, अब जो x का कोफिशिएंट वो 2g होता है, तो 2g 9 है तो g कितना हो जाएगा 9/2, और y का जो कोफिशिएंट होता है वो 2f होता है, तो 2f 8 है तो f कितना हो जाएगा 4, और ये आइटम c कांस्टेंट टर्म 3 हो गया। अब ये सारा वैल्यू इसमें पटक सकते हो क्या? बोलो बोलो, ये सारा वैल्यू इसमें पटक सकते हो? अरे भैया ये सारा वैल्यू इसमें डाल सकते हो क्या बताओ? अच्छा, डालने के बाद दो ही बातें होगी, ये डालने के बाद इसका वैल्यू या तो 0 होगा, और अगर 0 हो गया तो फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 2 लाइन हो जाएगा, 2 लाइन हो जाएगा ना ज्वाइंट इक्वेशन। और अगर ये 0 नहीं हुआ तब फिर ये कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे, इसका मतलब ये सेकंड डिग्री इक्वेशन को सर्कल बनना है, कोई भी कोनिक बनना है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो उसके लिए जरूरी क्या है डेल्टा नॉट इक्वल टू, ये तो अंडरस्टूड कंडीशन, समझ में आ रहा क्या? सुनना, ठीक है।
ये डेल्टा जीरो अगर होता है तो इसको बोलते हैं डिजेनरेट, क्या बोलते हैं, नॉन डिजेनरेट कोनिक। और डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो इसको बोलते हैं डिजेनरेट कोनिक। ठीक है, वो सब छोड़ दो, तुम याद रखना डेल्टा जीरो तो पेयर ऑफ लाइंस, अब बाकी कोनिक बनने के लिए डेल्टा जीरो नहीं है। अब डेल्टा जीरो नहीं होने के बाद आगे और कंडीशन है। अभी हम सर्कल पढ़ रहे हैं तो सर्कल का बताएंगे, पैराबोला बताएंगे, पैराबोला का बता देंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, एलिप्स का देखेंगे। ठीक है, मिटाए इसको। ये टर्म हम कोनिक सेक्शन जब बताएंगे इसेंट्रिसिटी तो वहां भी बताएंगे। ठीक है, ये तुम्हारे स्कूल सिलेबस से ही रिलेटेड बता रहे हैं सभी कुछ, अभी हम डिप्थ में जा रहे हैं स्कूल सिलेबस से रिलेटेड। पहले इक्वेशन तो पहचान में आना चाहिए तुमको, सुनना। अब हम लोग सीखेंगे कंडीशन फॉर सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल। देखो कंडीशन फॉर सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल। देखो कंडीशन फॉर सेकंड डिग्री कोनिक, सीधा सीधा लिखो ना, कंडीशन फॉर सेकंड डिग्री कोनिक रिप्रेजेंट सर्कल। कंडीशन फॉर सेकंड डिग्री कोनिक, सेकंड डिग्री कोनिक कौन होता है? ये, अरे यही तो सेकंड डिग्री कोनिक। पहला कंडीशन क्या होगा बताओ? पहला कंडीशन तो ये आएगा डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, ये गारंटेड है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा जब जीरो हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, दो लाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब सुनना ध्यान से, डेल्टा तो गारंटेड जीरो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो मेन कंडीशन है ये जनरली चेक नहीं करना होता है। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है आपका, दूसरा जो कंडीशन है ये तो कॉमन सबके लिए है। ये कंडीशन पैराबोला के लिए भी ये कंडीशन चलेगा, एलिप्स के लिए भी चलेगा, हाइपरबोला के लिए भी चलेगा, सबके लिए चलेगा, सर्कल के लिए भी चलेगा। बट यहाँ से ये कंडीशन के अलावे जो कंडीशन होगा वो स्पेसिफिक होगा। अब ये जो दूसरा कंडीशन लिख रहे हैं, ठीक है, वो सर्कल के लिए। तो तुमने अभी देखा था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, अभी आपने लिखा था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता था? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c। ये गारंटेड सर्कल का इक्वेशन अभी चेक किया आपने, प्रूफ भी किया आपने, बोलो। तो आपको लगता नहीं है कि इस इक्वेशन में जो जो प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है वो सारा प्रॉपर्टी उसमें फॉलो होना चाहिए, क्योंकि ये गारंटेड सर्कल है। तो इसी सर्कल का वो इक्वेशन बनेगा तब ना सर्कल बनेगा भाई, बोलो। तो इसमें जो भी झोलफास हो रहा है वो झोलफास होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो सिमिलरिटी यहाँ दिख रहा है वो सारा सिमिलरिटी वहां दिखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज तुमको क्या चमक रहा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है। हम 2 भी लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ 3 लिख देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? 1 बाई है। तो सबसे पहला चीज क्या चमक रहा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा। हाँ, तो पहला कंडीशन आएगा सर्कल बनने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ, बोलो, वाई स्क्वायर, दैट इज ए बराबर बी। बोलो बोलो बोलो। तो सर्कल बनने के लिए सबसे पहला चीज तो ये होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट सेम लिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज और क्या चमक रहा है? इसमें एक्स स्क्वायर टर्म है, वाई स्क्वायर है, एक्स है, वाई है, कांस्टेंट है, एक नहीं टर्म है। कौन नहीं है? एक्स वाई वाला टर्म नहीं। दैट मींस एक्स वाई टर्म नॉट प्रेजेंट इन सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब एक्स वाई वाली सर्कल कब नहीं प्रेजेंट होगा? जब एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 * एक्स वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? दैट इज क्या होगा बोलो? दूसरा। तीसरा बात इसमें, दूसरा में ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन क्या कंडीशन रहेगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बराबर, दैट इज एच बराबर 0, दैट इज एक्स वाई नॉट प्रेजेंट, एक्स वाई नॉट प्रेजेंट कहाँ? इन सेकंड डिग्री इक्वेशन। अगर किसी सेकंड डिग्री इक्वेशन में एक्स वाई सर्कल दिख जाता है तो ऐसे ही वो सर्कल नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 8x बराबर 0, अब मैं अगर बोल दूं तो ये ऐसे ही सर्कल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्स वाई दिख गया। किसी भी सेकंड डिग्री इक्वेशन में एक्स वाई दिख जाएगा, सर्कल नहीं। लेकिन अगर इसको मैं हटा दूं तो क्या ये सर्कल होगा? हाँ।
सर्कल होने के लिए दो ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम दिखना चाहिए और एक्स वाई वाली शक्ल नहीं होना चाहिए, बाकी रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई कहेगा सर इसमें एक्स वाली टर्म तो है सर, वाई वाला नहीं है सर, कांस्टेंट नहीं, अरे क्या फर्क पड़ता, उस पर तो कंडीशन नहीं लगा ना। कंडीशन तुम्हारा कहाँ पे लग रहा है बताओ? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म पे लग रहा है और एक्स वाई वाली शक्ल पे लग रहा है। एक्स वाली शक्ल वाई वाली शक्ल और कांस्टेंट टर्म पे कोई कंडीशन नहीं जा रहा है बेटा। अरे नमूना क्या कर रहे हो तुम? ध्यान दे लो, सुन लो। हाँ तो बढ़िया से बैठो ना, अंकल आंटी वाला हरकत करो, बढ़िया से। ठीक है, चोट में चोट ना लड़ो, ठीक है। लिखा? अरे बेटा सुन रहे हो, समझ रहे हो? चलो ठीक, ध्यान दो। हमने क्या बोला बताओ बेटा? सर्कल पहचानोगे कैसे? सर्कल पहचानने का तरीका क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और एक्स वाई वाली शक्ल नहीं होनी। ठीक है, अगर मान लिया हमने लिख लिया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 0, तो क्या ये सर्कल नहीं है क्या? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म का कोफिशिएंट सेम है, एक्स वाई नहीं है, और बाकी टर्म है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ बात को? ठीक है, ध्यान से सुनना। अब हम लोग सीखेंगे सर्कल तो बन गया, यानी कि अगर यहां से देखा जाए तो सर्कल का जो शक्ल होगा वो क्या होगा? सर्कल का शक्ल होगा यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे ए आ जाए और ये वाली गायब हो जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2a वाई प्लस c बराबर 0, ऐसा हो सकता है सर्कल का शक्ल? क्योंकि मैंने बोला ए और बी बराबर, तो बी की जगह पे ए पटक दिया और ये वाली आइटम नहीं होना चाहिए। तो आप एक तरह से कर सकते हो, सर्कल का जनरल शक्ल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर। ठीक है, अब सुनो, हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। अभी हम सेंटर और रेडियस निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, इक्वेशन दे दिया, हाउ टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब आपको इक्वेशन दे दिया सर्कल का। ठीक है, आप इक्वेशन दे दिया, पहचान गए सर्कल है, पहचान गए सर्कल। ठीक है, तो जब पहचान गए सर्कल तो उसका तरीका जान जाएंगे तो सेंटर भी निकाल लेंगे। ठीक है, बाद में तुमको एक जबरदस्त तरीका बताएंगे, बिना कर्व पहचाने सेंटर निकाल सकते हो, कट तरीका। अब ऐसे क्या है, इसमें सर्कल है तो सर्कल जानोगे तब होगा, अब इलिप्स है तो इलिप्स का तरीका जानोगे तब होगा, और एक तरीका है उससे डायरेक्ट आ जाता है, वो सब अभी नहीं बता रहे, तो बाद में बताएंगे। ठीक है, तो स्कूल के लिए पढ़ा रहे हैं, क्या हो गया? चलो तो देखो ध्यान से, फिर वहां पे हम लोग कैलकुलस लगाते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव पे। चलो देखो ध्यान से देखो, है ना, सर्कल का इक्वेशन लिखो, क्या है ना, एक्स स्क्वायर। देखो ना, अभी हम 2 4 5 सवाल बताएंगे ना, पूरा पूरा बन जाएगा एक्सरसाइज, कुछ नहीं है तुम्हारे आरडी सब में 3 एक्सरसाइज है। सुनना, 3 एक्सरसाइज में है क्या? पहली एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड इक्वेशन पे सर्कल सवाल बनाना, मतलब हर एक सवाल में सेंटर और रेडियस निकालना। सेंटर रेडियस मतलब अल्फा वाला फार्मूला लगाना, अल्फा बीटा, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर वाई माइनस बीटा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। दूसरी एक्सरसाइज जो जनरल इक्वेशन पे है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c बराबर 0, उस पर पूरी एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं कि वो लगाओगे तभी बनेगा, हम तो उसको लगाते भी नहीं है, सबसे बकवास हमको ही लगता है। ठीक है, बट आपकी पूरी किताब एक्सरसाइज उसी पे लगाना है। और तीसरा एक्सरसाइज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डायमेट्रिक फॉर्म पे। कौन सा? डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, एक स्पेशल केस होता है सर्कल का लिखने का, उस पे। तो 3 फार्मूला पे 3 एक्सरसाइज है, 2 फार्मूला पढ़ लिए, तीसरा का भी पढ़ेंगे डायमेट्रिक फॉर्म, और उसके बाद हम सवाल बताएंगे 5 7 10 अपने हो जाएंगे, सब बन जाएगा तुमसे, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। लेकिन एग्जाम्पल में कुछ अच्छे सवाल हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही अच्छा सवाल, सेकेंड एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज में भी उतना अच्छा नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c बराबर 0, ये सर्कल।
अच्छा तुम सेंटर देखा था, सेंटर हमने देखा था ये होता था -g और -f होता था, याद करो। Yes. तो ये -g और -f क्या होता था बेसिकली, अब याद करो g कहाँ आता था, x का जो कोफिशिएंट था वो 2g होता था, है ना। Yes. तो 2g में अगर हम क्या करें, 2g में हम क्या करें, अगर -½ से हम गुना कर दें तो तुमको लगता नहीं -g आ जाएगा। Yes. और 2f में अगर हम -½ से गुना कर दें तो भी minus तो तुमको लगता नहीं कि -½ आ जाएगा। तो इसका मतलब सेंटर बेसिकली क्या होगा, -½ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि ये 2g तो कोफिशिएंट ऑफ x ही होता, समझ में आ रहा है। तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है बेसिकली, -½ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, और y कोऑर्डिनेट हो रहा है -½ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y। बट एक खास बात तुम ध्यान दो, x का कोफिशिएंट 2g कब होता था, जब x² y² का कोफिशिएंट 1 होता था। समझ में आ रहा है क्या, बोलो। तो सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले तरीका क्या है, आप किसी भी सर्कल का अगर सेंटर निकालते हैं तो पहला स्टेप क्या तरीका है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² बी यूनिटी। समझ में आ रहा है क्या, आपको सेंटर निकालने के लिए डायरेक्ट अब यहाँ पे देखो, अगर कोई क्या बोला, मैंने बोला -½ कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे लगा देगा -½ तो -g और -f आ जाएगा, जो सेंटर नहीं होगा गलत हो जाएगा। वो -g और -f हम सेंटर कब यूज करते थे, ये याद करो, जब हम इक्वेशन लेते थे x² y² + 2g + 2y + c = 0, यानी कि x² y² को कोफिशिएंट क्या लेते थे, 1। समझ में आ रहा है क्या, बोलो, क्लियर है ना। तो कभी भी आपको सेंटर निकालना तो पहला तरीका, पहला स्टेप क्या होगा, लिखो रूल, वर्किंग रूल बनाने का तरीका, वर्किंग रूल। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या करेंगे हम, पहला स्टेप क्या करेंगे, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² बी यूनिटी। मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² बी यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। मेक कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² बी यूनिटी, x² एंड y² बी यूनिटी। समझ में आ रहा है क्या, यूनिटी मतलब क्या होता है बेटा, 1 होता है, यूनिटी मतलब होता है। तो अपना कोफिशिएंट ऑफ x² y² यूनिटी कैसे आएगा, a से डिवाइड किया, जो x² y² a से डिवाइड करो, क्या बच जाएगा यहाँ पे इक्वेशन, x² 2g by x 2fy by a y अब प्लस c by a बराबर 0 हो गया क्या। स्टेप 2 लिखो, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द सेंटर ऑफ सर्कल, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी सेंटर ऑफ सर्कल, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी सेंटर ऑफ सर्कल, लेट अल्फा कॉमा बीटा सर्कल का सेंटर मानते हैं। समझ में आ रहा है क्या, Yes. अल्फा बीटा हम सर्कल का सेंटर। तो अल्फा क्या होगा, सुनो अल्फा क्या होगा, अल्फा आएगा -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। समझ में आ रहा है क्या, और बीटा क्या आएगा बताओ, -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको क्या लग रहा है, x का कोफिशिएंट क्या है 2g by a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -½ ऑफ 2g by a आएगा क्या, तो ये सेंटर -g by a आ जाएगा, बोलो यहाँ आ जाएगा -½ ऑफ 2fy आ जाएगा, ये -fy आ जाएगा, बोलो 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 सेंटर लिया। एंड स्टेप 3 रेडियस बराबर क्या होगा, स्टेप 3 रेडियस बराबर क्या होगा, स्टेप 3 देखो, रेडियस बराबर होगा √α² प्लस β²। अब माइनस इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है α² प्लस β² माइनस कांस्टेंट टर्म जो आपका इक्वेशन में है, तो कौन सा इक्वेशन में, जब x² y² का कोफिशिएंट a है या 1 है, 1 है, तब समझ रहे हो बात। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ से, अल्फा का वैल्यू क्या है बताओ, -g by a,
तो अल्फा स्क्वायर जी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा एफ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब माइनस कांस्टेंट टर्म कितना दिख रहा है आपको मार्केट में, सी बाई ए। अरे इस इक्वेशन में कांस्टेंट आइटम सी बाई। कांस्टेंट टर्म मतलब क्या है, जिसमें एक्स वाई टर्म ना हो, तो इसमें ना एक्स है ना वाई है, कुछ नहीं, ठीक है। तो माइनस सी बाई ये आपका रेडियस है, समझ में आ रहा है क्या बोलो? तो एक जल्दी से हमको निकाल के बना दो, एक जल्दी से करके दिखा दो। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ में? एक जल्दी से सब लोग बनाओ। फाइंड द सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्कल। एकदम फर्जी सवाल है। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9y माइनस 1y। सेंटर एंड रेडियस बनाओ, जल्दी बनाओ। सेंटर एंड रेडियस कैसे मिलेगा?
ली कितना है बेटा बताओ? सेंटर आ गया 3 से अब डिवाइड कर लीजिए बेटा 3 से डिवाइड कर लीजिए 3 से डिवाइड कर लीजिए तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 7/3x प्लस 9/3y ऐसा आएगा क्या है ना? अभी सेंटर निकालने का तरीका हमने क्या बताया? जो x का कोफिशिएंट उसमें -1/2 से गुना कीजिएगा बोलिए और जो y का कोफिशिएंट उसमें भी -1/2 से गुना कीजिएगा। ये ना था सेंटर निकालने का तरीका, समझ में आ रहा क्या? तो आपको लगता है कि सेंटर कितना आएगा बेटा? सेंटर आएगा आपका -1/2 इंटू 7/3 कॉमा -1/2 इंटू 9/3। ये समझ में आ रहा है क्या बोलो? Yes. तो ये अपना सेंटर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा -7/6 कॉमा -3/। ये अपना आ गया सेंटर आ गया सब तक। Yes, sir. ठीक। रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? अब वही सर कौन सी ये क्या कहते हैं? अल्फा इज रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस कांस्टेंट बड़ा सुंदर लगा। कौन कंपनी का? रियलमी का रियलमी कंपनी है। नया नया बहुत कंपनी है। चाइनीज है सर। अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस सॉरी रेडियस क्या है बताओ? सेंटर का x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर तो -7/6 का स्क्वायर अब प्लस -3/2 का स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म ना माइनस तो माइनस माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा क्या? यस ये 49/36 ये 9/4 और ये 1/3। अब बाकी हमको नहीं आता, बाकी नहीं करते। बाकी जो है सॉल्व तुम अपने से कर सकते हो, ये हमको नहीं आता है। ठीक है, अभी एकदम प्योर हम स्कूल के लिए पढ़ा रहे हैं आरडी सम एकदम कंप्लीट आरडी सम मास्टर। ठीक है, आज जितना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उससे एक भी सवाल बचेगा नहीं। ये सब भी उतना नहीं दिया है, उतना दिया है कम दिया है। सर्कल से तो बहुत कम दिया, सर्कल में तो कुछ डेमो किया थोड़ा बहुत, एबीसीडी भी पढ़ा है, पैराबोला में तो कुछ भी नहीं पढ़ाया है और इलिप्स हाइपरबोला में तो पूरा साफ ही है। मतलब खाली सेंटर निकालिए और फोकस डायरेक्टली फलान निकालिए 6 नंबर लेके आइए। और ऐसे जो है बेटा इलिप्स हाइपरबोला में बच्चा क्या टीचर भी लोग देता है बनाने, इतना हैवी करती है तो बच्चे को तो छोड़, तो बच्चा खुद थोड़ा साइकिल पढ़ गया बाबा हो गया सब आ गया। चलो ठीक है, देखो आगे एक और फॉर्मेट है ना, एकदम खतरनाक टाइप से इंपॉर्टेंट होता है, इसका यूज बहुत ज्यादा है। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी आप क्या कीजिएगा, सुनिएगा अभी घर जाइएगा, आप पूरा एग्जाम्पल वाले करिएगा, सब सारा एक्सरसाइज का पूरा एग्जाम्पल कीजिए। एग्जाम्पल में ज्यादा बेटर सवाल, अगर एग्जाम्पल आप कर लेंगे तो एक्सरसाइज ऐसी फर्जी सा हो जाएगा। ठीक है, तो सारा एक्सरसाइज का एग्जाम्पल कीजिएगा और हमको जो अच्छा लगेगा उसमें बहुत अच्छा सवाल है। 5-7 एग्जाम्पल, पहला एक्सरसाइज में 5-7 अच्छा सवाल है, दूसरे एक्सरसाइज में 1-2 अच्छा सवाल है और तीसरे एक्सरसाइज में भी 1-2 सवाल अच्छा है। ठीक है, तो हम बता देंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं, 10-12 सवाल हम बता देंगे। लेकिन बाकी बनाइएगा आप तो सीखिएगा ना सेंटर रेडियस। आपको तो सेंटर रेडियस निकालने से मतलब वो सीखने से जरूरी। देखिए डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल होता क्या है, ये सुन लो, ये यहाँ पे क्या है ना, ये डायमीटर दिया हुआ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है बेटा। तो मतलब समझिए कल हम लोग इसको कंप्लीट ही कर लेंगे, कल फ्राइडे सैटरडे पैराबोला स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, और मंडे समाप्त हो जाएगा पैराबोला, स्कूल के लिए समाप्त। और ये सब जैसे कंप्लीट होगा हम क्लास रोकेंगे नहीं आपका, हम कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे जिस स्टाइल में पढ़ा रहे थे, जिस रफ्तार से 2
पढ़ा रहे थे जेई के लिए, वैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। जिनको करना होगा करेंगे, जिनको लगता है कि नहीं हमको नहीं करना, हमको ऐसा करना है, कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़ाते हैं। देखो ये पॉइंट है आपका 100 अरे ऑनलाइन एग्जाम देना है, सुबह में एग्जाम देना है, ऐसे भी नहीं पढ़ के दोगे पता है ऐसे भी ऐसे ही लिखना है, लगता है सर ऑफलाइन देना है। अब तो जिसको ऑफलाइन देना है उसको टेंशन है, उसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए ये सुनिएगा, हे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, फिर बताइएगा अपना, क्या दिक्कत है? हमसे भी बताइएगा, हम भी बात करेंगे। यहाँ ना ए है ना पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट x1y1, ये पॉइंट बी है बेटा x2y2, ठीक है। क्योंकि अब बेटा तुम ही लोग भविष्य है मेरा, बताओ इस साल बर्बाद हो गए क्या होगा? ये आदत नहीं नहीं सिखाऊंगी करें। देखो तुम लोग कुछ अच्छा करो तो तुम ही लोग के कुछ अच्छा हमारा भी होगा। कोरोना तो बर्बाद कर दिया है। ए बी सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये सरकमफ्रेंस पे आपको लोकस निकालना है, लोकस तो चाहिए चाहिए, तो जिस पॉइंट का हम लोकस निकालेंगे तो मान लेते हैं हम पॉइंट पी का लोकस निकालते हैं, तो पी को हम पटदन एक्स वाई मान लेंगे, क्या बताओ है ना। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या लगेगा पी के लिए, पी को अगर ए से ज्वाइन करते हैं और पी को अगर बी से ज्वाइन करते हैं तो ये पढ़ाते हुए 90 डिग्री हो जाएगा क्या? यस सर। बताओ ये तो कोई पढ़ा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ से इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये समझ में आ रहा है ना। 90 क्यों बन रहा है, डायमीटर सरकमफ्रेंस पे क्या बनाता है 90 डिग्री। तो आप क्या कर सकते हो, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर नहीं लिख सकते हो क्या? तो यहाँ से जो इक्वेशन क्रिएट होगा वो सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन हम वो नहीं यूज करेंगे, हम लोग यूज करते हैं अल्टीमेटली उससे भी रिजल्ट वही आएगा, ठीक है, बट हम लोग यूज करते हैं थोड़ा दूसरे टाइप से। इस लाइन का स्लोप लिखते हैं, इसका स्लोप हम m1 मानते हैं ना, स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप लिख सकते हो PA का। इस लाइन का स्लोप जो है हमने क्या माना m1, तो AP का स्लोप लिख सकते हो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो y माइनस y1 बटा x माइनस, चमक रहा है क्या बाबू? अच्छा उसी तरह से ना AB का हम स्लोप लिख सकते हैं, इस लाइन का स्लोप हम जो है ना m2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं m2, तो ये वैल्यू कितना जाएगा बताओ हमको, y बड़का चौपड़ ठीक है, खाता नहीं ये कितना जाएगा बताओ, y माइनस y2 बटा x माइनस x2 आ जाएगा क्या आपको? चौक लगा बढ़िया खाता नहीं। चलो ठीक है। अच्छा देखो ये एंगल APB 90 डिग्री है क्या बताओ, है क्या APB 90 डिग्री है बताओ? एंगल APB 90 डिग्री है ना, तो इसका मतलब AP और परपेंडिकुलर है PB से, बताओ दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, और दो लाइन परपेंडिकुलर तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है माइनस, तो तुम m1 into m2 बराबर -1 कर सकते हो क्या? बोलो बस फार्मूला पटक दो, पटका पटकी के बाद आ जाएगा आंसर। m1 क्या है y माइनस y1 बटा x माइनस 6, m2 क्या है बताओ तुम? y माइनस y2 बटा x माइनस, हाँ सही बताया, x माइनस 6 बराबर क्या आएगा बेटा -1। सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से आ जाएगा y माइनस y1 इंटू y माइनस y
बराबर माइनस ऑफ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा इसको इधर कुछ लो, लेफ्ट साइड में ले आओ। तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। ये सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा क्या बताओ? यही तो आएगा इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। अब देखो कुछ करना नहीं है, कितना आसान। x1 y1 क्या दिख रहा है बताओ? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट। x2 y2 क्या दिख रहा है? पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट। तो क्या बेसिकली x1 y1 और x2 y2 एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है क्या, या एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. तो क्या होता है, अगर एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर दिया हुआ, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आपको दिया है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताइए? x माइनस x1 और इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। अच्छा तो ये जो है ना लिखिएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। समझ में आ रहा है क्या? ये सारा फार्मूला जितना बताया बढ़िया से देखना और घर में एक्सरसाइज एग्जाम को कोशिश करना बनाने का। समझ लो, डायमेट्रिक फॉर्म सारा बनेगा, बहुत इजी है। एनसीईआरटी में तो कुछ है ही ना, तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी अगर बैठोगे तो आधा घंटा 15-20 मिनट में समाप्त। कुछ है ही नहीं, एकदम पूरा बकवास। वो होता है 10 सवाल नहीं होगा उसमें। देखा है क्या? पता नहीं, देखे नहीं। अच्छा ठीक है, लिखो यहाँ पे, नोट में लिखना है। नोट में लिखना है, क्या लिखना है नोट में? नोट में क्या लिखना है यहाँ पे? हियर x1 y1 एंड x2 y2 क्या है बताओ? बी इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है क्या बताओ? Yes, sir. बी इंड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। समझ में आ रहा है क्या बोलूं? Yes, ये इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर बताओ। x1 y1 एंड x2 y2 क्या है? sir. End point of diameter. सही है ना? Yes, sir. अब थोड़ा देखना, अब थोड़ा सा हम कुछ इसमें क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। देखो कितना खूबसूरत चीज है। आपको हम एकदम शॉर्टकट निकालने का आंसर बता रहे हैं। ये फार्मूला भी नहीं लगाना, एकदम एक लाइन में सवाल बनेगा। अब जब इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दिया रहेगा तो यही लगाना। हम तुमको तरीका बता रहे हैं। इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर नहीं देखे, जैसे मान लिया तुमको ऐसे सवाल आ जाए, ठीक है? जैसे तुमको एक सर्कल दे दिया और एक लाइन दे दिया, ठीक? अब ये सर्कल और लाइन काटेगा तो कटेगा ना? तो कह दिया कि भाई जो है ना, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बना। तो बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, वो वहाँ पे ये 2 पॉइंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसा सवाल होगा ना जिसमें ये 2 पॉइंट क्रिएट करने में तुमको 9 दिया तेल जल जाएगा, निकले बोलेगा नहीं, समझ लो? जिसमें निकल जाएगा तो बहुत मजा आ जाएगा कि चलो आ गया बना, ठीक है? तो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये फार्मूला लगाना है। जब इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर मेरे को दिया हुआ है तो मैं ये फार्मूला लगा लूँ। लेकिन अगर मेरे को इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर नहीं दिया हुआ और उसको निकालने की जरूरत है तो हम गलती से भी नहीं निकालेंगे। ऐसा गलती भी नहीं करेंगे। आपकी बुक में सवाल है उसमें निकल जा रहा है, बट कुछ एक ऐसे सवाल होंगे जिसमें निकले बोलेगा नहीं, ठीक है? तो वहां पे क्या करें, उस चीज को समझो। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दिया है तो ये फार्मूला मैं लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर नहीं दिया हुआ और हमको उसको निकालने की जरूरत है, जैसे यहाँ सवाल है, ये सर्कल दिया, ये लाइन दिया हुआ आपको, ठीक है? और ये 2 जगह पे काटा, इसको डायमीटर मान तो एक तीसरा सर्कल बना। तो बच्चे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ये 2 पॉइंट निकालने की, ठीक है? बहुत ऐसे सवाल होते हैं जिसमें वो निकलता नहीं है। कुछ भी निकल जाएगा जो बहुत आसान होगा टाइप का, वो निकल जाएगा, तो फिर तो ये फार्मूला लग जाएगा, समझ लो? लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं, जब आपको इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्रिएट करना है, निकालना है, अगर आपको निकालने की जरूरत पड़े तो आप नहीं निकालिए उसे, ठीक है? क्या करेंगे उसकी जगह पे? उसकी जगह पे क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। आपको लगता नहीं ये वाली सर्कल को अगर मैं 0 बना दूं, सुनना, ये वाली सर्कल को मैं 0 बना दूं, इसको x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 को अगर मैं 0 बना दूं, अच्छा, और अगर ये वाली सर्कल को भी मैं 0 बना दूं, सुना ध्यान से, किसको? y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? 0 बना। तो अब आपको लगता नहीं कि 0 + 0 = 0 आएगा? ये रिलेशन तो ट्रू है, वेरीफाई है।
अगर मैंने मन किया आपको देखो इसको मैंने 0 बना दिया, इसको भी मैंने 0 बना दिया, तो 0 + 0 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तो वैलिड है ना। अब हो क्या रहा है, अगर मैं इसको 0 बनाता हूं तो x - x1 × x - x2 बराबर 0। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x² - x1 + x2 × x अब प्लस x1 × x2 बराबर 0। चमक रहा है कुछ के? अच्छा, जब हम इसको 0 करेंगे तो क्या होगा बताओ? y - y1 × y - y2 बराबर 0। मैं बता दे रहा हूँ, लिखवा दूंगा करना क्या है, ठीक है। तो y² - y1 + y2 × y अब प्लस y1 × y2 बराबर 0। समझ में आ रहा है क्या? अब तुम चले जाओ इस इक्वेशन को देखो, ये क्वाड्रेटिक इन x है क्या? ये क्वाड्रेटिक इन y है क्या? तो ये सकल क्वाड्रेटिक इन x है और ये सकल क्वाड्रेटिक इन y है। समझ में आ रहा है क्या? ये सकल क्वाड्रेटिक इन x है और ये सकल क्वाड्रेटिक इन y है। ठीक है, समझ में आ रहा? अच्छा, तुम थोड़ा सा 10th में चले जाओ, तो ये तुमको लग रहा है ये इक्वेशन देख के x1 x2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तुम? x² - सम ऑफ रूट्स इनटू x इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना? y² - सम ऑफ रूट्स इनटू y प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या है? y1/2 है और इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या है? x1 x2। इसका मतलब बेसिकली डायमेट्रिक फॉर्म है क्या? दो क्वाड्रेटिक का सम है, एक क्वाड्रेटिक इन x है और एक क्वाड्रेटिक इन y है, लेकिन उस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हैं? जो क्वाड्रेटिक इन x है उसके रूट्स हैं क्या? एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर के एब्सिसा। अरे देखो, समझ में आ रहा है? और ऑर्डिनेट क्या है? एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर के ऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है क्या? जो क्वाड्रेटिक इन x है उसके रूट्स हैं एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर के एब्सिसा x1 x2, और जो y में क्वाड्रेटिक है उसका रूट्स क्या है? ऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। नहीं है क्या, बताओ? तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब इस तरह का सिचुएशन कोई क्रिएट हो, ठीक है। अब देखो, ये सुनना बढ़िया से, ये एक लाइन है और ये एक सर्कल। लाइन 1 डिग्री का फोटो होता है, सर्कल 2 डिग्री का फोटो होता है। अच्छा, एक 1 डिग्री का फोटो और एक 2 डिग्री का फोटो को इंटरसेक्ट कराएंगे तो हमको 2 डिग्री का फोटो बनेगा। अब वो 2 डिग्री का फोटो या तो x में बनेगा या तो y में, ये डिपेंड करता है। अगर आप जो है ना, मान लिया, सुनो एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, x² + y² = 9 और x + y = ऐसा भी। अब मैं y का वैल्यू लिखता हूं 3 - 6, ये आएगा x² + 3 - 6 का स्क्वायर बराबर 9। ये क्वाड्रेटिक इन x दिख गया क्या? जब मैं y को लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ x तो मेरे को क्वाड्रेटिक इन x दिख जाएगा क्या? अगर मैं यहाँ पे क्या करता, x को लिखता 3 - y, तो 3 - y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9। ये क्वाड्रेटिक इन y बना क्या? नहीं बना? समझ में आ रहा? तो जब मैं क्वाड्रेटिक इन x बनाना चाह रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? y को एलिमिनेट कर रहा हूं। और जब मैं क्वाड्रेटिक इन y बनाना चाह रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? x को एलिमिनेट कर रहा हूं। तो जब एक सेकंड डिग्री कोनिक और एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो आप क्वाड्रेटिक इन x भी बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इन y भी क्रिएट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा बात? एक सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक और एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है, 1 डिग्री का फोटो और 2 डिग्री का फोटो अगर इंटरसेक्ट करता है तो आप दोनों में क्वाड्रेटिक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आइदर x में और आइदर y। x में क्वाड्रेटिक बनाने का तरीका क्या होगा? एलिमिनेट y एलिमिनेट करिए। y में क्वाड्रेटिक बनाने का तरीका क्या होगा? एलिमिनेट। तो जब इस तरह का सवाल होगा आपको तो आपको दोनों में क्वाड्रेटिक क्रिएट करना होगा। एक बार किस में करना होगा बताओ? x में, और एक बार किस में? y में। और दोनों क्वाड्रेटिक का सम बराबर क्या लिख देना है? 0। तो किसका इक्वेशन हो जाएगा? समझ में आ रहा बात? दोनों क्वाड्रेटिक का सम बराबर 0। एक बार x में क्वाड्रेटिक बना लोगे, एक बार y में क्वाड्रेटिक बना लोगे, वो दोनों का सम को क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। तो क्या जाएगा? सर्कल का इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में, और आपको इन पॉइंट ऑफ डायमीटर निकालने की जरूरत। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप नोट में ये लिख सकते हैं ध्यान रखने के लिए कि डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है? दो क्वाड्रेटिक का सम होता है ना। डायमेट्रिक फॉर्म हिंदी में समझ लो ना, समझा तो दिए, अब उसको अपने वे में तुम लिख लो। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? दो क्वाड्रेटिक का सम होता है, वन इन x एंड अदर इन। क्वाड्रेटिक इन x के रूट्स क्या होते हैं बताओ? क्वाड्रेटिक इन x के रूट्स क्या होते हैं? डायमेट्रिक इन पॉइंट का एब्सिसा
और क्वाड्रेटिक इन y के रूट्स क्या होते हैं? डायमेट्रिक स्केल पॉइंट का। तुम लोग समझ रहे हो बेटा क्या बोल रहे हैं? हेलो, तुम लोग का आवाज नहीं आ रहा है। हेलो बेटा, सो गया क्या बेटा? बहुत सिंसियर, ऐसा नहीं। हेलो, हेलो बेटा, हेलो हेलो। हाँ चलो ठीक है, समझ गया। चलो अब नेक्स्ट क्लास, मतलब अब खत्म। वो तो 100 प्लस 100 समझ एक क्वाड्रेटिक नहीं